नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आरएस से लेकर एलडीसी तक सभी परीक्षाओं में उस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, वह टॉपिक है आर्थिक समीक्षा 2022-23। यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है क्यों इसमें 2 या 3 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस पर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। हमारी टीम ने बहुत ही साधारण भाषा में इसको तैयार करने की कोशिश की है, क्योंकि जितना सरल परिभाषा और बेसिक आपको समझा जाएगा उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए और बेसिक आपकी चीज़ें समझ में आ गई तो आर्थिक समीक्षा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है और उसमें 2 से 3 प्रश्न आते हैं जो हमारे सही हो जाएंगे। यह जो तैयार किया गया बेसिक परिभाषाएं हैं उनको भी नॉर्मल भाषा में, साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर और आपकी उसकी रुचि बने रहे। अगर आपकी आर्थिक समीक्षा में रुचि बन जाएगी तो आपको ये बहुत ही आसान टॉपिक लगेगा और आपके कम से कम 2 या 3 प्रश्न अवश्य रूप से सही होंगे। तो आइए हम आज शुरू करते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23। आर्थिक समीक्षा का अर्थ, सबसे पहले आपको ये पूछा जाता है कि आर्थिक समीक्षा का क्या अर्थ होता है, आर्थिक समीक्षा का क्या अर्थ होता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्थिक समीक्षा क्या होती है। बेसिक है, अगर परीक्षा में ना पूछा जाए तो कोई भी बेसिक रूप से आपको प्रश्न पूछ लेगा कि आर्थिक समीक्षा है, इसका क्या अर्थ होता है। आर्थिक समीक्षा होता है सरकार द्वारा गत वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किए गए कार्यों तथा राज्य का विकास अर्थात राज्य की स्थिति क्या रही, इस कार्यकाल में सरकार ने जो इन्वेस्ट किया था उससे प्रदेश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या स्थिति रही, कितने प्रकार का निवेश हुआ, उससे क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ी या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या फर्क पड़ा, प्रति व्यक्ति आय में क्या फर्क पड़ा। ये सब चीजें हम आर्थिक समीक्षा में चर्चा करेंगे। और किस आर्थिक समीक्षा के माध्यम से की जाती है कि आर्थिक समीक्षा का यही आधार है कि एक साल में क्या कुछ प्रदेश के ऊपर असर पड़ा जो सरकार ने इसके लिए बजट पेश किया था। तो आज हम 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की समीक्षा करेंगे, यानी गत वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक की हम समीक्षा करेंगे। आर्थिक समीक्षा को तैयार कौन करता है, यह प्रश्न आपसे बेसिक रूप में कोई भी पूछ ले भी आर्थिक समीक्षा को तैयार कौन करता है, तो इसका आंसर होगा सांख्यिकी विभाग आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय तैयार करता है। आपका आंसर क्या रहेगा, आर्थिक समीक्षा को तैयार कौन करता है, सांख्यिकी विभाग आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय इसको तैयार करते हैं। यह प्रश्न किसी भी आरपीसी की परीक्षा में पूछा भी गया है, मेरे को ये तो याद नहीं कौन सी परीक्षा में पूछा गया, परंतु पूछा अवश्य गया है कि आर्थिक समीक्षा को तैयार कौन करता है। तो आपका आंसर होगा सांख्यिकी विभाग आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय इसको तैयार करते हैं। विभाग बना दिया सरकार ने, तो इसके लिए कोई मंत्री भी बनाया होगा, कैबिनेट मंत्री भी बनाया होगा। तो इसके सांख्यिकी विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री गोविंद राम मेघवाल हैं। अब कैबिनेट मंत्री सरकार उसे भी चुनती है जो मुख्यमंत्री के साथ आपसी तालमेल रहे तथा उनके आपसी तालमेल अच्छे हो, जिनसे मुलाकात हो, जिससे वह प्रदेश के कुछ भला कर सके, मतलब इसी प्रकार की योजना पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर सके। इसके साथ कैबिनेट मंत्री हैं श्री गोविंद राम जी मेघवाल। इसके राज्य मंत्री, अब राज्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं कि कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री को बनाया जाता है। तो राज्य मंत्री हैं अशोक चंदाना है और कैबिनेट मंत्री हैं श्री गोविंद राम मेघवाल। यहाँ से इस स्लाइड से 2-3 लाइनें महत्वपूर्ण थी। एक तो थी कि आर्थिक समीक्षा को कौन तैयार करता है, तो आपका आंसर होगा सांख्यिकी विभाग आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय तैयार करता है। और फिर पूछेगा इसके कैबिनेट मंत्री कौन है, आपका आंसर होगा श्री गोविंद राम मेघवाल। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि वित्त विभाग है, वित्त विभाग के प्रमुख कौन होते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वित्त विभाग है, इसके प्रमुख कौन होते हैं। तो आपका आंसर होगा वित्त विभाग का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। वित्त विभाग का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। वित्त विभाग का मुख्यमंत्री प्रमुख होता है, तो मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत, यानी अशोक गहलोत इसके मुख्य होंगे। वित्त विभाग के प्रमुख कौन होंगे, अशोक गहलोत होंगे। अब हम बात करते हैं बजट और आर्थिक समीक्षा में अंतर क्या होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बजट और आर्थिक समीक्षा है उसमें क्या अंतर होता है। ये चीजें ऐसा नहीं कि परीक्षा में पूछी है, लेकिन कई बार बेसिक चीजें अपने को ज्ञान होगा तो हमारे लिए थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी कि आर्थिक समीक्षा व बजट चीज क्या होती है। बजट क्या होता है, बजट होता है भविष्य को लेकर तैयार किया जाता है। ये देखिए भविष्य को लेकर तैयार किया जाता है, आने वाले वित्त वर्ष के लिए होता है। यानी सीधी सी बात है कि जो बजट होता है वो अपने ऐसे देखते हैं कि कई बार घर पर कोई भी प्रोग्राम या समारोह होता है, उसके लिए माता पिता अपने योजना बनाते हैं कि इसमें अपने इतना इन्वेस्ट करेंगे, इससे अपने को ये फायदा होगा, इस प्रकार हमारा इतना इन्वेस्ट इस क्षेत्र में होगा। यानी जो 1 साल के लिए, सीधी सी बात होगी, बजट 1 साल के लिए सरकार तैयार करती है कि हम इस क्षेत्र में इतना पैसा लगाएंगे, इस क्षेत्र की इस योजना में इस क्षेत्र लगाएंगे, इससे प्रदेश की जनता को यह फायदा होगा। यह इसका मतलब हो गया, इसका अर्थ हो गया बजट। यानी बजट जो भविष्य को लेकर तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं, अब की बार का जो बजट है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का है।
और आर्थिक समीक्षा कब की है? आर्थिक समीक्षा यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की आर्थिक समीक्षा है, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, अब की बार का बजट है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का है। आर्थिक समीक्षा पिछले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की स्थिति की समीक्षा है, उसे आर्थिक समीक्षा कहते हैं। आर्थिक समीक्षा को बजट से 1 दिन पूर्व पेश किया जाता है। अब आपको पूछ ले कि आर्थिक समीक्षा को कब पेश किया जाता है, तो आर्थिक समीक्षा को बजट से 1 दिन पूर्व पेश किया जाता है। और इसको पेश कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है इसको पेश। अब की बार आर्थिक समीक्षा को बजट के साथ ही प्रस्तुत किया गया। अब पूछ लिया कि आर्थिक समीक्षा को बजट से 1 दिन पूर्व पेश किया जाता है, तो अब की बार इसको बजट के साथ ही प्रस्तुत किया गया। वित्त वर्ष आर्थिक समीक्षा अपने बात किसकी करें हैं? 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक की आर्थिक समीक्षा के हम बारे में बात करें। अब की बार का जो बजट है वह 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का है। अब आपको मैंने बताया बजट व आर्थिक समीक्षा में क्या अंतर है, इसका वित्त विभाग का प्रमुख कौन होता है, इसको तैयार कौन करता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलने देखने को मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण शब्दावली। अब बात करते हैं कि आर्थिक समीक्षा हम चर्चा करें, परंतु आर्थिक समीक्षा के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली परिभाषाएं हैं, उनका आवश्यक रूप से ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि हमें बेसिक परिभाषाएं याद होगी तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो इनकी परिभाषा समझ में आ जाएगी, तो इस पर जो भी आंकड़े हैं वह भी हमें याद करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये एक बात, तो इसको पूर्णतः जो तैयार किया गया शब्दावली ये पूर्णतः आसानी से तैयार की गई है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें, स्किप ना कीजिए। अगर बीच में आपकी जानकारी छूट जाएगी तो उससे कोई क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत हो सकता है। अब हम बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है। सबसे पहली परिभाषा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी क्या होता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। जी का मतलब होता है ग्रोस, एस का मतलब हो गया स्टेट, डी का मतलब होगा डोमेस्टिक, पी का मतलब हो गया प्रोडक्ट। जीएसडीपी। अब सर आप बोलोगे आप तो यहाँ पे जीएसडीपी बता रहे हो और अखबार में हमने कई बार पढ़ा है कि जीडीपी। जीडीपी व जीएसडीपी में क्या अंतर है? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी पूरे देश का हो गया, मतलब जीडीपी का मतलब हो गया पूरे भारत का, जीडीपी का मतलब हो गया पूरे भारत से हो गया। जीएसडीपी यहाँ पे एस क्या आ गया? एस क्या प्रेजेंट कर रहा है? स्टेट को प्रेजेंट कर रहा है, मतलब राजस्थान का हो गया। अब जीएसडीपी व जीडीपी में अंतर आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की, इसकी परिभाषा क्या रहती है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी क्षेत्र, यानी अपने किसकी बात करें? राजस्थान की, तो यहाँ पे क्या आएगा? किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? किसी भी मतलब हो गया राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र, यहाँ पे राजस्थान आएगा। राजस्थान स्टेट आ गया। राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य का योग क्या कहलाता है? जीएसडीपी कहलाता है। यानी राजस्थान के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तु प्लस उसको सेवा के माध्यम से हम तक पहुंचाने पर जो खर्च होता है वह क्या कहलाता है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। अंतिम मूल्य का जो योग होता है वह जीएसडीपी कहलाता है। किसी भी उत्पादित वस्तु को क्षेत्र है, उसमें उत्पादित वस्तु हो रही है, उसको सेवा के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, तो वह क्या कहलाता है? अंतिम मूल्य का योग उसका जीएसडीपी कहलाता है। हमारी इस क्लास में ये कोशिश रहेगी कि आपको हम क्लास के माध्यम से ही याद करा दें, बार बार आप क्लास देखने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप पूरी क्लास एक साथ देखते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और क्लास के माध्यम से ही आपको पूर्णतः याद कराने की कोशिश है हमारी। अब बात करते हैं शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद एनजीएसडीपी। एनजीएसडीपी मतलब क्या? अन का मतलब क्या हो गया? नेट। ये जीएसडीपी आपने पहले ही पढ़ा था, तब इसका क्या मतलब हो गया? शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बराबर क्या होगा? सकल राज्य घरेलू उत्पाद माइनस खर्च। अब मान लीजिए सरकार ने अपने किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में कोई वस्तु उत्पादित हुई, उस पर कार्य किया, उस कार्य पर उसका खर्च आया, उस वस्तु को तैयार करने में उसको खर्च आया, वह घटा देंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद से, तो शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु सरकार ने 150-200 रुपए में तैयार की, उस पर उसका खर्च आ गया 50 रुपए, तो सरकार का खर्च आ गया 50 रुपए, तो शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद क्या हो गया? 150 रुपए। शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो गया 150। सरकार मतलब कोई वस्तु तैयार करी है, मतलब कोई सरकार ने कोई वस्तु तैयार के कर हम तक पहुंचाई है, उस पर उसका खर्च भी आया, हम तक पहुंचाने में भी खर्च आया है, उसका जो खर्च आया है वह उस वस्तु उस खर्च को हम घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद। यानी किसी भी वस्तु की कीमत अगर 200 रुपए है, उसको तैयार करने में सेवा तक सरकार ने 200 रुपए तक पहुंचा रही है, उसमें सरकार का 50 रुपए खर्चा आया है, तो शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा? 150 रुपए होगा।
क्या होगा, 150 रुपये होगा। ये बेसिक सी परिभाषा हमने आपको बताई कि पूर्णतः बेसिक, अगर थोड़ा हमारी साधारण भाषा में हमें ये चीजें समझ में आ जाएगी तो ये टॉपिक हमें बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। आगे बात करते हैं स्थिर मूल्य 2011-12 पर। अब अगली परिभाषा है जिस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा स्थिर रही। अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा स्थिर रही, यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है जिस वर्ष में अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा स्थिर रही। यानी स्थिर का मतलब क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था में ना तो ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ, ना ही तो ग्रोथ हुई, ना ही कमी आई, एक नॉर्मल वे में अर्थव्यवस्था रही उस वित्त वर्ष में। उस वर्ष को स्थिर वर्ष माना जाता है और वह वित्त वर्ष माना जाता है अपने 2011-12 को। किसको माना जाता है, 2011-12 को। यहाँ से भी प्रश्न पुटअप हो सकता है कि स्थिर मूल्य का आधार वर्ष क्या है, तो आपका आंसर रहेगा 2011-12। आगे चर्चा करते हैं प्रचलित मूल्य पर कि प्रचलित मूल्य क्या होता है। प्रचलित मूल्य यानी जिसकी आर्थिक शिक्षा जिस साल की हम पढ़ रहे हैं, यानी प्रचलित यानी 2022-23। प्रचलित मूल्य का मतलब हो गया 2022-23। अब हम एक बार दोबारा मैं आपको थोड़े बेसिक बता दूं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा मूल्य का अंतिम मूल्य का योग होता है, वो जीएसडीपी कहलाता है। शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद एनजीएसडीपी क्या होता है, जो भी सरकार का खर्च आता है उसको घटा देंगे तो उस वस्तु में तैयार करने में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनजीएसडीपी हमें प्राप्त होगा। फिर है स्थिर मूल्य 2011-12, जिस वर्ष अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा स्थिर रही वह 2011-12 थी, तो इसलिए इसको आधार माना जाता है। फिर बात आती है प्रचलित की, तो प्रचलित का क्या होता है, प्रचलित 2022-23, जिसकी हमें आर्थिक समीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। आप अगर इस क्लास को पूर्ण रूप से पूरी क्लास देखेंगे तो आपके अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके प्रश्न के गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। स्किप करेंगे तो बीच में आपकी जानकारी छूट सकती है। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, इसको पीसीआई से व्यक्त करते हैं। प्रति व्यक्ति आय होगी प्रदेश की कुल आय, यानी प्रदेश की कुल आय कौन बटे में जनसंख्या 2011 वाली का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी पीसीआई, यानी प्रदेश की कुल आय। प्रदेश की कुल आय कौन सी होगी, एन वाली, यानी शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद वाली होगी कुल आय। शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद वाली होगी कुल आय, शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद वाली होगी, उसमें कुल जनसंख्या का भाग दें। अपने राजस्थान की 2011 की है तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय को स्थिर मूल्य व प्रचलित मूल्य दोनों पर प्राप्त करते हैं। स्थिर मूल्य को मैंने बताया था 2011-12 इसका आधार वर्ष माना जाता है, और प्रचलित जिस पर हम बात करें यानी 2022-23 प्रति व्यक्ति आगे आगे। अब बात करते हैं मूल्य सूचकांक यानी पीआई। मूल्य सूचकांक है, पीआई पर हम चर्चा करते हैं कि मूल्य सूचकांक क्या होता है। ये दो प्रकार से निकाला जाता है मूल्य सूचकांक पीआई। इसमें है थोक मूल्य सूचकांक जिसको हम डब्ल्यूपीआई से व्यक्त करते हैं, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको हम सीपीआई से व्यक्त करते हैं। अब हम सीधी सी बात करते हैं कि तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है। अब बात करते हैं पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, यानी केवल छोटे स्तर पर उपभोक्ता वस्तु की खरीद करता है उसको माना जाता है। जैसे हमने कोई घर पर ऐसे हो गया कि मम्मी जी ने बोला कि जाओ 2 किलो चीनी लेके आओ, तो आप अपने पास की दुकान है कोई किराना की, उसके पास गए, वहां से आप चीनी लेके आए, तो उसने कहा कि भी मैं तो 45 रुपए के ले देता हूँ। आपने कहा कि 2 किलो चीनी दे दो, तो उसने आपसे 90 रुपए ले लिए। कितने रुपए लिए, 45 के हिसाब से 2 किलो के 90 रुपए ले लिए। आप लेकर घर आ गए और मम्मी जी को दे दिया। शाम को पापा जी आए तो आपसे पूछा कि चीनी कहाँ से लेके आया था, तो आपने बताया कि सामने पास वाली दुकान है विनोद से लेकर आया। तो पापा जी ने पूछा उसने क्या रेट दिया, तो आपने बोला भी 45 रुपए किलो दिया। पापा जी ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर बाजार में जाता तो वहाँ पे एक थोक की दुकान है, वहां से लाता तो तेरे को 5 रुपए सस्ती पड़ जाती, यानी 10 रुपए बच जाते। मतलब थोक की दुकान का मतलब यही होगा कि वहां पे बड़ा लेन देन होता है, वहां पे बड़े स्तर पर वस्तु की खरीद होती है, वहां से लाता तो तेरे को सस्ती मिलती। इसका मतलब हो गया कि बड़े स्तर पर जहां पर जो भी लेन देन क्रय विक्रय होता है उसको थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई बोलते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई यानी केवल छोटे स्तर पर उपभोक्ता वस्तु की खरीद करता है, यानी आसपास की दुकान में है तो वो वहां से पहले तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वाला पहले से तो या तो पास वाली दुकान वाला या थोक मूल्य सूचकांक थोक वाली दुकान से लेकर आता है, फिर आपको पहुंचाता है। इसके लिए जो अपना वह इसमें से जो कमीशन लेता है वह 5 रुपए उसने महंगी कर दी, और वह अपने को 40 रुपए की दे देता है या 42 रुपए की दे देता। मतलब सीधा सा कंसेप्ट बेसिक बात में यही हो गया कि जो बड़े स्तर पर लेन देन होता है उसको थोक मूल्य बोलते हैं, और उपभोक्ता मूल्य केवल छोटे स्तर पर होता है।
थोक मूल्य सूचकांक को हम WPI से व्यक्त करते हैं और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को हम CPI से व्यक्त करते हैं। ये परिभाषा अगर आपके समझ में आ गई नहीं तो आगे आपको जो आंकड़े याद करने होते हैं उनमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। अब ये चार्ट है, इस पर हम चर्चा करते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 क्या है, इसमें कौन से प्रकार के आंकड़े हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। जो भी महत्वपूर्ण होगा मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है, उस हिसाब से आपको याद करने। बाकी अब मेरी कोशिश रहेगी इस क्लास में के माध्यम से, आज जो क्लास होगी उसमें आपके जितने भी टाइम चले तब तक जो भी मैटर हो वो आपको क्लियर हो जाए, बाद में क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़े। हमारी कोशिश ये है कि आपको क्लास के साथ ही ये टॉपिक तैयार करवा दिया जाए। अब बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की। मैंने बताया था ये स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों पर निकलेगा। स्थिर मूल्य का मतलब बताया था 2011-12 और प्रचलित मूल्य यानी 2022-23। ये क्या किस में होगा, करोड़, इकाई क्या होगी इसकी, करोड़ में होगी। तो हम बात करते हैं 2022-23 की, तो क्या है 7,99,449 लाख करोड़, 7.99 लाख करोड़। अरे प्रचलित मूल्य पर बात करते हैं तो 14,13,620 करोड़, यानी पर स्थिर पर तो हो गया 7.99 लाख करोड़, 7.99 लाख करोड़, और प्रचलित पर हो गया 14.13 लाख करोड़। अगर ये आपको दिख नहीं रहा तो थोड़ी क्वालिटी में चेंज करेंगे तो साफ आएगा। बाकी हमने लिख भी रखा है 7.99 लाख करोड़, 14.13 लाख करोड़। यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि स्थिर 2011-12 मूल्य पर है 7,99,449 करोड़ और प्रचलित मूल्य पर है 14,13,620 करोड़। अब बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, यानी इससे 2021-22 से 2023 तक, यानी 21-22 ये रहा, इससे यहाँ तक गए हैं तो कितने प्रतिशत प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, इसकी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये बात अपने को यहाँ से अब याद करनी है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर 2011-12 मूल्यों पर है, प्रचलित मूल्यों पर बात, इकाई क्या होगी इसकी, प्रतिशत, इकाई क्या होगी, प्रतिशत होगी। अब बात करते हैं तो 2011-12 पर क्या है, 8.19% है, 8.19% प्राप्त है। प्रचलित मूल्य पर बात करते हैं तो 16.04% है, यानी कि स्थिर मूल्य पर तो कितना परिवर्तन हुआ, 8.19% हुआ कि ये 7,38,922 से हो गया 7,99,449, तो इसमें कितना परिवर्तन हो गया, 8.19% हो गया। दूसरा था 12,18,193 लाख करोड़ था, ये हो गया 14,13,620, तो इसमें कितना हो गया, 16.04% हो गया। ये बस आपको याद रखना है। याद रखने की भी ट्रिक भी बता देता हूं, इसमें तो दोनों में ट्रिक बन रही है। ये 7 का 2 गुना कितना होता है, 14, तो सीधा आपको याद रखना है 7 का 2 गुना 14। और यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि वाले में भी देखिए 8 का 2 गुना 16, बेसिक कंसेप्ट है। ये तो नॉर्मल से 7 का 2 गुना 14 और 8 का 2 गुना 16, ये आसान सी भाषा में आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन की। अब आपको कहोगे सर हमें परिभाषा तो बताई, लेकिन आपने सकल राज्य मूल्यवर्धन की परिभाषा हमें पहले तो नहीं बताई थी। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन क्या होता है, इसको आपको मैं बताता हूँ। सकल राज्य मूल्यवर्धन का सीधा संबंध होता है कि अर्थव्यवस्था होती है, उसके 3 आधार और 3 स्तंभ प्रमुख रूप से माने जाते हैं, परंतु 5 भी है लेकिन प्रमुख 3 ही माने जाते हैं। 3 में कौन आता है, एक तो आता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यानी प्राथमिक में आ गया कृषि, आ गया द्वितीयक में आ गया उद्योग, तृतीय में आ गया सेवा। इसमें जो सरकार अपना बजट तैयार करती है वो 100% बजट को इनमें तीनों में बांट देती है कि किस में कौन सी प्रकार से कितना बांटा गया है, उसको बोलते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन। यह भी प्रचलित व स्थिर दोनों कीमतों पर अपने को याद करना है। यानी स्थिर का मतलब हो गया 2011-12 और प्रचलित का हो गया 2022-23। अब बात राज्य मूल्यवर्धन में कृषि मैंने बताया था प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यानी जो सीधी प्रकृति से हमें कोई चीज प्राप्त होती है उसमें कृषि में आता है। उसका कितना प्रतिशत है, 28.50% है। इकाई इसकी प्रतिशत में ये देखिए। उद्योग है, उद्योग का कितना है, 27.76% है। और सेवा का कितना है, सेवा का याद करने हैं 43.74 है। अब आपको ये पूछे सबसे ज्यादा किस में, सेवा में है, उसके बाद आ गया कृषि का आ गया और उद्योग का आ गया 27.76, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आ गया सेवा का 43.74, उसके बाद आ गया कृषि का 28.50 और फिर आ गया उद्योग का 27.76। अब ये तो था अपने स्तर 2011-12 पर। अब हम प्रचलित पर देखते हैं कि प्रचलित यानी 2022-23 पर क्या रहा, 2022-23 पर क्या रहा, इसकी बात करते हैं कि 2022-23 पर क्या रहा। ये देखिए 2022-23
क्षेत्रवार का योगदान है 2022-23 आ गया प्रचलित पर। कृषि का हो गया 28.95, उद्योग का हो गया 27.31 और सेवा का है 43.74 जो कि स्थिर पर था, वही सेम का सेम है इसमें। अब आपको ये भी पूछ ले कि दोनों में कौन से में समान रहा, तो आपका आंसर रहेगा सेवा का 43.74 समान रहा। कमी किस में हो रही है, उद्योग वाले में कमी हो रही है। यहाँ से 2-3% बने सीधा कि सब सेवा में कितना रहा, तो सेवा में समान रहा दोनों में। आपको देखने वाली सेवा का ये देखिए 43.74 वहाँ पे था, 43.74 यहाँ पे है। कमी किस में हो रही है, उद्योग वाले में कमी हो रही है। और कृषि है, ये कृषि 28.95 है, वो कमी पूछे 27.70 से 27.31 हो रही है। तो दोनों पर्सन बन सकते हैं। समान किस में रहा तो आपका आंसर होगा सेवा में, और कमी किस में हुई तो आपका आंसर होगा उद्योग में कमी हुई। अब बात करते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर 2011-12 मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर। ये किस में है, करोड़ों में है, ये भी इकाई आपको याद रखनी है। तो ये देखिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर 2011-12 मूल्यों पर है 6,94,771 करोड़, ये याद रखना है। बाद में प्रचलित मूल्य पर बात करनी है 12,59,527 लाख है करोड़। अब इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है इस पर आगे भी बात करेंगे कि स्थिर 2011 मूल्यों पर है 6,94,771 करोड़ और प्रचलित पर है 12,59,527 करोड़। ये हो गया शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। सबसे पेज अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या रही इस पर। प्रति व्यक्ति आय ये भी मैंने आपको बताया था कि स्थिर और प्रचलित दोनों मूल्य पर अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। इससे प्रश्न बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस टॉपिक की। यहाँ से प्रश्न सीधा ही पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय 2022-23 पर क्या रही, 2011 पर क्या रही, कौन कितनी प्रतिशत कमी हुई या वृद्धि हुई। तो 2011-12 पर बात करते हैं तो 86,134 यानी 86,134 थी। वही प्रचलित पर यानी 2022-23 में बढ़कर कितनी होगी, 1,56,149 रुपये होगी। यहाँ से आपको अगर सीधा भी प्रश्न पूछ ले कि क्या रही तो 86,134 2011-12 स्थिर मूल्य पर और प्रचलित पर होगी 1,56,149। ये प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। और पुराने आर्थिक समीक्षा के अगर आप पेपर देखोगे कि किस प्रकार से आर्थिक समीक्षा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यहां से ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए प्रति व्यक्ति आय वाला, इसको आप जरूर याद करके जाइएगा, परीक्षा में आएगा। अब हमारी टीम ने आपको दोबारा रिवीजन करने की इस प्रकार लिख के भी याद कराने की कोशिश की है कि जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपके दो बार रिपीट हो तो ज्यादा याद हो। अब हम बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिति 2011-12 मूल्यों पर है 7.99 लाख करोड़ रुपए और प्रचलित कीमतों पर है 14.13 लाख करोड़ रुपए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आगे बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी, 8.19%। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वृद्धि दर 8.19% रही थी, ये स्थिर पर थी। प्रचलित पर क्या थी, 16.04% थी। अब आगे बात करें सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान क्या रहा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कृषि में 28.50% था, उद्योग में 27.76 था, इसमें 43.74 था। ये प्रचलित पर क्या हो गया, आगे आपने पहले भी बात की, कृषि में हो गया 28.95, उद्योग में हो गया 27.76% और सेवा में हो गया 43.74%। ये मैंने आपको बताया था कि पूछने वाला पूछेगा तो ये सेवा वाला आपसे जरूर पूछेगा क्योंकि ये दोनों समान रह रहे हैं दोनों में। और ये भी पूछेगा सबसे ज्यादा किस में था, तो ये 43.74 था। किस में था, ये सेवा में। अब बात करते हैं, अपने आगे चलते हैं, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर बात करते हैं कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या रहा।
स्थिर 2011-12 पर 6.94 लाख करोड़, इसे पहले भी बताया था मैंने। प्रचलित मूल्य पर है 12.59 लाख करोड़। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे तो आवश्यक रूप से आपके सही होने चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आप इस क्लास को देखेंगे, पूरी क्लास देखेंगे, तो हमारी कोशिश यही रहेगी इस क्लास के माध्यम से आपको पूर्णतः याद करवाया जाए कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दे रहे हैं स्थिर 2011-12 मूल्य पर। ये देखिए ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। इसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं वृद्धि दर, इसको को रेड में दिखाया गया सकल राज्य को, ये है, और उत्पाद वृद्धि दर को उसको ग्रीन में दिखाया गया है भी कैसे बढ़ रही है या कम हो रही है, इसको ग्राफ के माध्यम से बताया गया। अपने को इनका कोई मतलब नहीं है, अपने को वृद्धि दर याद रखनी है कितनी, 8.19%, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 2022-23 में होगी 7,99,449 करोड़ लाख करोड़। ये हो गई 7,38,922 की क्यों कौन से में थी, 21-22 में थी। इसमें प्रतिशत वृद्धि होगी 8.19%। बस आपने को ये याद रखना है कि इसमें वृद्धि कितनी हुई है। अब सकल राज्य उत्पाद प्रचलित मूल्य पर बात करते हैं। ये थी स्थिर यानी 2011-12 पर थी। अब बात करते हैं प्रचलित पर 2022-23 पर बात करते हैं। तो ये देखिए 21-22 में कितनी थी, 12,18,193, आगे बढ़ के होगी 14,13,720। इसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 16.4% की वृद्धि होगी। बस यहीं से प्रश्न पूछेगा वृद्धि कितनी हुई। ये आंकड़े 21 वाले आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, 22 वाले आंकड़े याद, 22-23 के आंकड़े याद रखने हैं, और प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई ये याद रखनी है। अब अपने आगे चलते हैं। अब बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय पर कि प्रति व्यक्ति आय की स्थिति क्या है 2022-23 की आर्थिक समीक्षा पर। प्रति व्यक्ति आय स्थिर 2011-12 मूल्यों पर 86,134 रुपए है। आपको सीधा पूछेगा प्रति व्यक्ति आय स्थिर 2011-12 मूल्यों पर कितनी है, 86,134 रुपए है। प्रचलित मूल्यों पर है 1,56,149 रुपए है। ये आपको याद रखना है। अब ये तो हो गया। इसके बाद अगर एक प्रश्न और भी बन जाएगी, कृषि उत्पाद सूचकांक का आधार वर्ष पूछेगा आपसे आगे कि कृषि उत्पाद सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो आपका आंसर होगा 2005-06 से लेकर 2007-08। ये प्रश्न सीधा वैसे पूछ सकता है कि कृषि उत्पाद सूचकांक का आधार वर्ष क्या रहा, तो आपका आंसर होगा 2005-06 से लेकर 2007-08। आगे चलते हैं। अब इसमें सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान बताया गया है। वो ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, जिससे आपके थोड़ा कई बार ऐसा होता है देखने और सुनने से थोड़ा ज्यादा याद होता है। आप क्लास देखोगे आपको याद होगा, बाद में दोबारा एक बार क्लास देखोगे तो आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान है, इस पर हमें बात करते हैं। ये देखिए ग्रीन कृषि है, रेड उद्योग है, ब्लू सेवाएं हैं। 2011-12 पर 12 पर 28.56 था, 11-12 में 32.59 था उद्योग और 38.75 था सेवाएं। तो वहीं 2022-23 में बात करें तो 28.95 हो गया कृषि का, उद्योग का हो गया 27.31 और उद्योग का हो गया 43.74। जो सबसे माफ कीजिए उद्योग का नहीं, सेवा का, उद्योग का हो गया 27.31, सेवा का सबसे ज्यादा है 43.74। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। प्रति व्यक्ति आय में जो ब्लू दिखा रखा है वह स्थिर कीमत है, जो रेड में बता रखा है वह है प्रचलित कीमत पर। तो रेड वाला तो अपने को बताया था 86,134 है, और प्रचलित पर ये हो गया 1,56,149। बस इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कुल खाद्य उत्पादन पर। यह प्रश्न अवश्य रूप से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा कि कुल खाद्य उत्पादन कितना रहा, 253.99 लाख मीट्रिक टन रहा। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। आप कोई भी परीक्षा में आर्थिक समीक्षा का प्रश्न आया हुआ देखेंगे तो आपसे वो सीधा पूछेगा कि कुल खाद्यान्न उत्पादन आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर कितना रहा, तो इसका आंसर होगा 253.99 लाख मीट्रिक टन रहा। अब बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो इसका 1999-2000 है। ये प्रश्न सीधा पूछ लेगा थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो आपका आंसर होगा 1999 से 2000। कुल खाद्यान्न उत्पादन है 253.99 लाख मीट्रिक टन। अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा इस स्लाइड में। अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता, सीधा प्रश्न पूछेगा कि अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता क्या रही। इस पर प्रश्न पिछली परीक्षा में अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता से पूछा गया है कि अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता क्या रही
तो इसकी बात करते हैं तो सीधा इसमें देखिए 2 के बाद क्या आता है 3 का बाद क्या आता है 4 का दुगुना 8 में से 1 घटाओगे तो 7 आएगा, यानी 234 मेगावाट। मेगावाट इसकी क्या है इकाई है, 234 मेगावाट। आपको ये याद रखना है, सीधा सा है कंसेप्ट। 2 के बाद आएगा 3 के बाद आएगा 4 के बाद दुगुना हो जाएगा 8 में से 1 घटाओगे तो आएगा 7, यानी 234 मेगावाट। अब अगले बात करते हैं असंशोधित जन्म दर, यानी वर्ष 2020 के अनुसार। इसका मतलब होगा कि एक वित्त वर्ष में जन्म लेने वालों की जनसंख्या प्रति 1000 पर कितनी है, तो 23.5 है। वही असंशोधित मृत्यु दर वर्ष 2020 के अनुसार होता है ये प्रति 1000 पर मरने वालों की संख्या कितनी है, 5.6। ये मरने वाला, इसके बीच में अंतर कम है, इसीलिए तो जनसंख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। अगर सूटेबल जनसंख्या देखा जाए तो इसमें कम अंतर होता है दोनों में, तब एक सूटेबल जनसंख्या होती है उस राज्य की। अब अपने बात करते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में पर्सन पूछा जाता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे पर्सन भी गलत हो जाता है। इसमें फर्क है इन दोनों परिभाषाओं में, लेकिन कई बार अपने दिमाग में ये डिफरेंस हम सेट नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे पर्सन गलत कर देते हैं एग्जाम में। तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में जन्मे प्रति 1000 जीवित शिशुओं पर एक वर्ष के भीतर होने वाली शिशुओं की मृत्यु की संख्या, इसका क्या होता है 2020 के अनुसार होता है, इसकी क्या है 32। आपको सीधा प्रश्न पूछेगा कि शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर क्या है, इसका आंसर होगा 32। इसका आंसर क्या होगा 32। सीधा पूछेगा शिशु मृत्यु दर क्या है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर, तो आपका आंसर होगा 32। इसमें परिभाषा में क्या होगा, जन्मे प्रति 1000, इसमें क्या होता है प्रति 1000 होता है, प्रति 1000 होता है। ये चीज याद करने वाली है कि परिभाषा में कई बार ऐसे सम्मिलित करो देता है कि शिशु मातृ मृत्यु दर की परिभाषा क्या है और मातृ मृत्यु दर की परिभाषा क्या है, दोनों को सम्मिलित करो, आपकी परिभाषा सामने होगी, याद होगी। प्रति 1000 और प्रति 1 लाख का डिफरेंस आपको पता होगा, तभी आपका प्रश्न सही होगा। अब बात करते हैं मातृ मृत्यु दर की। प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। 2018-20 के आधार पर इसको माना जाता है और इसकी है 113। ये उसमें आ गया प्रति 1000, इसमें आ गया प्रति 1 लाख। यही फर्क है दोनों में, मैंने बताया था। यहाँ पे प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु बताया था और वहाँ पे प्रति 1000 था। ये क्या है 113। ये दोनों से प्रश्न आ सकता है क्योंकि सरकार इस पर कार्य भी कर रही है कि मातृ मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए। सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, धीरे धीरे इसमें सुधार करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। अब बात करेंगे अपने कृषि क्षेत्र में वृद्धि की कि कृषि क्षेत्र का इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो गया कि सरकार ने पिछले वर्ष कृषि बजट 2022-23 प्रस्तुत किया था। उसमें सरकार ने बताया था कि किस क्षेत्र में अपने कितने इन्वेस्टमेंट किया, उसका क्या भुगतान रहा, क्या प्रकार की प्रक्रिया रही, इस प्रकार बताया। तो स्थिर कीमतों पर और प्रचलित दोनों पर है। स्थिर कीमतों कृषि क्षेत्र में वृद्धि स्थिर कीमतों पर है 2.09 करोड़ और प्रचलित पर है 3.79 लाख करोड़। अब अपने बात करते हैं कि कुल सिंचाई क्षमता क्या है। राज्य में कुल सिंचाई क्षमता है 39.07 लाख हेक्टर, यानी कितनी है 39.07, यहाँ पे लाख हेक्टर होगा, 39.7 लाख हेक्टेयर। यानी राज्य के पास कृषि योग्य सिंचाई क्षमता करने के लिए कितना है 39.07 लाख हेक्टर क्षेत्र है जिससे सिंचाई की जा सकती है। अब अपने आगे चलते हैं। अब ये जो कृषि बजट है, मैंने बताया कि कृषि बजट जारी किया था, इससे प्रश्न बनेगा क्योंकि सरकार ने जारी किया। सरकार ने इस ग्राफ के माध्यम से हम बताने की कोशिश करें कि कौन से क्षेत्र में इन्वेस्ट किया। कृषि क्षेत्र वाला टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार ये पूछ लेगी कि कौन से में कितने में दिया, कृषि अनुदान के लिए हमने कितना इन्वेस्ट किया, कृषि साख या कृषि ऋण के लिए कितना दिया, आधारभूत संरचना विकास के लिए हमने कितना किया। इससे प्रश्न पूछ लेगी कौन से क्षेत्र में कितना किया। तो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कृषि अनुदान, क्योंकि प्रश्न वही पूछा जाता है, या तो सबसे ज्यादा का प्रश्न पूछा जाता है या सबसे कम का प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा है कृषि अनुदान का 37.83% और वहीं कृषि ऋण की बात करें तो है 25.68% और इसके बाद है आधारभूत संरचना विकास का 15.13%। ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें से आपको प्रश्न आगामी कौन सी भी परीक्षा हो उसमें देखने को जरूर मिलेगा, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी टीम ने ग्राफ के माध्यम भी आपको समझाने की कोशिश की है कि कृषि अनुदान के लिए 37.3। कृषि अनुदान का मतलब क्या हो गया, मतलब सरकार कोई छूट देती है, सब्सिडी देती है या कोई ब्याज में छूट देती है, उसका मतलब हो गया कृषि अनुदान से। अब बात आ गया कृषि ऋण का मतलब क्या हो गया कि जो
सरकार ऋण देती है वो है 25.68%, आधारभूत संरचना का विकास कहा गया 15.13। बाकी ये है जोखिम प्रबंधन में 5.6, सामाजिक सुरक्षा में 5.34% है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पूछेगा तो सबसे कम पूछेगा तो कृषि आधारित अन्य गतिविधियों के लिए 1.07% है। अब अपने बात करेंगे आगे। अब ये देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न तैयार किया गया आपके लिए, जो हमने पहले भी चर्चा की थी। अब उसको प्रश्न के माध्यम से बताया गया कि एग्जामिनर आपको कैसे प्रश्न पूछ सकता है। खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा 9.71% की वृद्धि हुई है। किस प्रकार हुई है? 2021-22 में कितना था खाद्यान्न उत्पादन? 231.32 लाख मैट्रिक टन था। वहीं 2022-23 में 253.99 लाख मैट्रिक टन हो गया। इन दोनों की प्रतिशत करेंगे तो 9.17% है आपको प्राप्त होगा। ये प्रश्न अवश्य रूप से आपको किसी ना किसी परीक्षा में छपा हुआ जरूर मिलेगा, हूबहू प्रश्न आपको छपा हुआ मिलेगा। हमारी टीम ने विगत परीक्षा के प्रश्न देखे भी, आर्थिक समीक्षा में एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए तैयार किए, इस प्रकार का कंटेंट तैयार किया कि इससे प्रश्न आए। अपने आगे बात करते हैं उद्योग की, कि उद्योग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कि बेसिक नॉर्मल प्रश्न पूछा जा सकता है उद्योग से कि राजस्थान में एमएसएमई नीति कब लागू की गई? तो 17 सितंबर 2022 को लागू की गई, आंसर रहेगा आपका। और वहीं पूछे कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को लागू की गई, ये प्रश्न तो शायद हस्तशिल्प नीति वाला तो किसी परीक्षा में आ चुका है, और ये प्रश्न भी अब आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान एमएसएमई नीति कब लागू की गई। अब आ गया खान व खनिज भंडारण। खान व खनिज भंडारण क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें इसे सीधा प्रश्न पूछेगा अभी कितनों का भंडारण है, तो आपका आंसर रहेगा 81 का। फिर पूछेगा धात्विक खनिज कितने हैं, तो आपका आंसर रहेगा 17। फिर पूछेगा अधात्विक खनिज कितने हैं, तो आपका आंसर रहेगा 39। फिर पूछेगा ईंधन खनिज कितने हैं 3, और गौण खनिज कितने हैं 22। यानी डीप से डीप प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा धात्विक खनिज कितना है, तो आपका आंसर रहेगा 17। अधात्विक खनिज पूछेगा तो आपका आंसर रहेगा 39। फिर पूछेगा ईंधन खनिज कितना है 3, गौण खनिज कितना है 22। अब आगे बात करेंगे अपने निर्यात तैयारी सूचकांक में अपने राजस्थान की क्या स्थिति है। अब आपको पूछ ले निर्यात तैयारी सूचकांक जारी कौन करता है, तो ये जारी नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है, तो आपका आंसर होगा नीति आयोग जारी करता है। हमारे कोशिश यही है कि इस क्लास में आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो याद करा दिए जाएं, जिससे आपको एक बार भी आगे देखने परीक्षा के टाइम एक बार भी क्लास देखो तो आपके सारे कंसेप्ट प्रश्न याद हो जाएं। नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। निर्यात की तैयारी में कौन सा स्थान है, राजस्थान का 11वां स्थान है। प्रदर्शन में राजस्थान कौन से स्थान पर है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये दोनों प्रश्न आएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने हैं, दोनों ही किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका आंसर होगा 6ठे स्थान पर है, निर्यात की तैयारी में है 11वें स्थान पर, प्रदर्शन में है 6ठे स्थान पर। अब आ गया अधिष्ट अपित ऊर्जा क्षमता कितनी है, ये मैंने बताया था 30 नवंबर 2022 तक है 2 3 4 4 का दुगना 8 8 में से 1 घटाओगे 7.46 मेगावाट। अब आ गया 2018 से तक उपभोग में वृद्धि कितनी हुई है, तो 15.53% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 15.53% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 15.53 की। ये यूं का यूं पूछ लेगा आपको ऐसे का ऐसा देकर कि 2018 से 2022 तक उत्पादन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आपका आंसर होगा 15.53% की वृद्धि हुई है। नवंबर 2022 तक विद्युतीकरण गांव पूछेगा तो आपका आंसर होगा 43,965। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि नवंबर 2022 तक विद्युतीकरण गांव कितने हैं, 43,965। अपने आगे चर्चा करते हैं पर्यटन पर कि पर्यटन की स्थिति राजस्थान में क्या है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर। नवंबर 2022 तक कुल पर्यटन 986.32 लाख पर्यटन आए। कितने आए, 986.32 लाख आए, जिसमें से स्वदेशी कितने से 983.34 लाख स्वदेशी थे, विदेशी स्वदेशी थे, विदेशी कितने थे 3.0 यानी 9,83,34 लाख स्वदेशी थे, 3.08 लाख विदेशी थे। आपको इतने टोटल पूछेगा तो आपका आंसर होगा 986.32 लाख। ये सीधा का सीधा प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भी राज्य में नवंबर 2022 तक कुल पर्यटक कितने आए, तो आपका आंसर होगा 986.32 लाख। अब बात करते हैं सड़क परिवहन। सड़क परिवहन इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि भारतमाला का प्रोजेक्ट चल रहा है अपने, इसमें कोई भी प्रश्न पूछ ले भी क्या स्थिति है, तो आपका आंसर क्या रहेगा सड़क परिवहन के बारे में। सड़क लंबाई मार्च 2022 तक कितनी है, 2,78,813.23 किमी। सीधे आंकड़े याद करने हैं आपको। सड़क घनत्व पूछे मार्च 2022 81.47 किमी प्रति वर्ग 100। आपको बस ये आंकड़े याद होंगे तो आपको आसानी से
आपका प्रश्न सही होगा। फिर अपने बात करते हैं आगे, जो एक प्रश्न तैयार किया है हमारी टीम ने आपके लिए स्पेशल, कि राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर कितना है, तो आपका आंसर होगा 5.18%। अगला प्रश्न, अगर राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का स्थिर मूल्य कितना है, 5.07%। ये प्रश्न इसलिए तैयार किए गए हैं कि सीआईटी की जो परीक्षा हुई थी 12वीं लेवल की, उसमें ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की कुल जनसंख्या है वह भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो एग्जामिनर का क्या पता ये प्रश्न भी पूछ ले कि राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी की प्रचलित मूल्य पर कितना है, तो 5.18% है। वहीं राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का स्थिर मूल्य कितना है, 5.07%। हमारी टीम ने ये जो कंटेंट तैयार किया आपको पूर्णतः आसान भाषा में उपलब्ध कराने की कोशिश की। मेरी भी कोशिश रही कि आपको क्लास के माध्यम से मैं आपको याद करवा दूं। इसी आधार पर इनफ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम पर हम डेली का करंट अफेयर अपलोड करते हैं, जिससे पर्सन आते हैं उसका प्रूफ वीडियो हम यूट्यूब के माध्यम से आपको बताते हैं कि इस दिन हमने इस तारीख को ये पर्सन शेयर किया था बच्चों के साथ, ये इंडिया करंट का था या राजस्थान करंट का था, और हमारे जो शेयर किए गए थे उसमें इतने पर्सन हमें हमारे शेयर किए गए प्रश्नों में से इतने पर्सन आए, कौन सी तारीख को आया, कौन सा पर्सन था, प्रूफ वीडियो भी डालते हैं इंस्टाग्राम पर। जैसे करंट के मुद्दे हो गए उस पर भी हमारा आपको सूची अपडेट किया जाता है, जिससे कि आप पूर्णतः अपडेट रहें और कहीं पर जाने की आपको जरूरत नहीं रहे। इंस्टाग्राम के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़िए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की हमें जानकारी है। अगर आपने ये क्लास ली है तो इससे आपकी 40 से 45% आर्थिक समीक्षा तैयार हो जाएगी। जो सीधे पर्सन है वो तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। बाकी 1 या 2 क्लास में मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी आर्थिक समीक्षा आपको कंप्लीट कराई जाए। हमारे द्वारा आपको ये दी गई क्लास कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में आप सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप इन्फ्यूजन नोट्स के पर हर प्रकार के इन्फ्यूजन नोट्स से नोट्स खरीदना चाहते हैं तो हमारे यहाँ सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके नोट्स उपलब्ध हैं। आप साइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए, साइट पर जाकर प्राप्त कीजिए और हमारी डिलीवरी तुरंत प्रभाव से आपको दी जाती है। इन्फ्यूजन नोट्स के सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स तैयार करता है और वो बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार करते हैं। उसका आप रिव्यू आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।